नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसदीय क्षेत्र अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये यमुनानगर क्षेत्र अभी घनश्याम जी बोल रहे थे और जब मुझसे मिले थे तो मैं आपसे कह रहा था कि ये उत्तराखंड से लगा हुआ है और यहाँ से जितनी दूर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है उतनी ही दूर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यानी कि बीच में स्थित यमुनानगर है। भाइयों बहनों, आज इस ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी यमुनानगर में मैं आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती बंतो कटारिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कल अंबाला में भी था, अनेक स्थानों पर था। उससे पहले मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में था, वहां भी मैं एक जनसभा में गया था, अंबाला में भी गया था। पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग स्वयं इस चुनाव के मैदान में हैं, ऐसा लगता है कि ये चुनाव इस बार भारतवर्ष का देश की आजादी के बाद अपने आप में एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। और मैं आज आगामी 25 मई को आप यमुनानगर और अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आप सबकी संख्या देखकर, और बीच में व्यवधान भी हो रहा है, लेकिन ये व्यवधान भी आपका जो तारतम्य है उसमें कोई व्यवधान नहीं कर पा रहा है। मैं कह सकता हूं कि अंबाला लोकसभा में इस बार 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है और आप सब बंतो और कुरुक्षेत्र लोकसभा भी आसपास के क्षेत्रों में भी पूरे हरियाणा में इस बार फिर से कमल खिलने वाला है। बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। भाइयों बहनों, भाजपा को दिया जाने वाला आपका एक एक वोट देश को सशक्त बनाएगा, देश को समृद्ध बनाएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज आपके वोट के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद विकास के कई कीर्तिमान स्थापित कर विश्व शक्ति बनने की ओर आज भारत अग्रसर है। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आज भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और मोदी जी की गारंटी है कि 15 अगस्त 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा। आज भारतवर्ष, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज दुनिया की हर कंपनी भारत में आना चाहती है, भारत में निवेश करना चाहती है, भारत में अपना उद्योग लगाना चाहती है। भाइयों बहनों, इसकी होड़ मची हुई है। दुनिया के देशों में आज होड़ मची है कि कौन भारत में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन कितने ज्यादा उद्योग लगाएगा। पिछले 10 सालों में भारत में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं, 7 नए IIT बने हैं, 7 नए IIM बने, 15 नए एम्स बने, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 700 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। भाइयों बहनों, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तराखंड की सीमा में दाखिल नहीं हो सकेंगे कोई भी यात्री। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजा जा रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बिना पंजीकरण के यात्रा में आने वाले वाहनों को नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा। प्रदेश में सभी चेकपोस्ट पर पुलिस आज से सख्ती से चेकिंग करेगी और कार्रवाई करेगी। चारों धामों के क्षेत्र के
200 मीटर में मोबाइल प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रियों को यात्रा के सभी पड़ाव पर शौचालय और रहने वाले को व्यवस्थाएं बाकायदा दी जा रही हैं। हम यात्रा इस समय पूरे चरम पे चल रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट खुल गए थे और 12 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में यात्री श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दुगने श्रद्धालु इस वर्ष पहुंचे हैं और इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है जिससे सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और उनकी यात्रा सुगम रहे। व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे ना आए। ये उनके लिए भी अच्छा होगा और व्यवस्था बनाने में भी मददगार होगा। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे ना आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी। जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था को रोकना है और व्यवस्थित और सुगम सुरक्षित यात्रा चलानी है। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको ये गाइडलाइन फॉलो करना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप चारधाम यात्रा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। पेयजल समस्या को लेकर अहम बैठक होगी। सचिव अरविंद हन्या की 3 बजे सचिवालय में इसको लेकर बैठक करेंगे। सहस्त्रधारा के खलंगा में बनने वाले WTP को लेकर बैठक होगी। पेयजल समस्या दूर करने के लिए खलंगा में एक प्लांट बनेगा। 7 एकड़ भूमि पर शाल के पेड़ काटे जाएंगे। शाल एक पेड़ है और इसके 2000 पेड़ काटे जाएंगे 7 एकड़ भूमि पर। विकास के लिए 2000 हरे पेड़ों को इसके लिए, इस प्लांट के लिए कुर्बानी देनी होगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सहस्त्रधारा के खलंगा में WTP और पेयजल की व्यवस्था को लेकर अब चीजें व्यवस्थित की जा रही हैं और प्लांटेशन हो रहा है और इसके लिए अब 2000 पेड़ काटे जाएंगे और शाल के पेड़ हैं। शाल एक पेड़ है और इसके लिए, इस प्लांट के लिए, पानी के प्लांट के लिए 2000 पेड़ काटे जाएंगे। 2000 पेड़ के पेड़ों का एक तरीके से कह लीजिए बलिदान देना होगा इस पानी के प्लांट के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार पानी को लेकर किल्लत बन रही है, उसको लेकर अब बैठक की जा रही है और उस बैठक में कई चीजों की चर्चाएं होंगी और इसके बाद प्लांट के लिए 2000 पेड़ काटे जाएंगे, जिसको लेकर के अब विरोध भी हो रहा है और खलंगा वन के पेड़ों को काटा जाएगा। और 7 एकड़ भूमि पर। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, पानी के प्लांट के लिए कहा जा रहा है कि अब जो प्लांटेशन होगा, जो प्लांट बनेगा, 7 एकड़ भूमि पर जो शाल के पेड़ हैं उनको काटा जाएगा, यानी 2000 पेड़ों को नुकसान होगा। उसके लिए बैठक भी होगी। तो क्या इस बैठक में क्या कुछ पहला तो खास होने वाला है, दूसरा ये कि क्या कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे पेड़ को नुकसान ना हो और प्लांटेशन की भी समस्या को खत्म कर दिया जाए? इस रूप में समझ सकते हैं कि सिर्फ यही एक विकल्प मात्र यहाँ पर नहीं है, इसके अलावा भी दूसरे जो विकल्प है उन विकल्पों पर आज यहाँ पर मंथन होगा। 3 बजे जो बैठक होगी उस बैठक में उन सभी विकल्पों पर यहाँ पर बातचीत होगी ताकि पर्यावरण के नुकसान वाले इस प्रोजेक्ट को यहाँ के बजाय किसी दूसरे ऐसे स्थान पर बनाने का काम किया जाए जहाँ से पूरी तरीके से पानी का जो स्रोत है वो भी वहाँ पर रिचार्जेबल हो सके। ये कहा जा सकता है कि जो खलंगा में जो पर्यावरणविद या समाज सेवी जो इस समय विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा कुछ सजेशन वहाँ पर जरूर दिए गए
यानी खलंगा में जहां पर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है उससे कुछ दूर पहले, यानी उससे कुछ दूरी पहले ही वहां पर एक बड़ा मैदान है, जिस मैदान पर ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जो समाज सेवी हैं वो लोग अपनी जगह देने के लिए तैयार है। वहां पर किसी प्रकार के हजारों पेड़ों का नुकसान भी नहीं होगा, जो कटान के जिसमें कह सकते हैं कि जो हरे पेड़ इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की जद मार है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो दूसरे जो विकल्प है उन विकल्पों पर बातचीत करने के लिए और जो पानी की निकट भविष्य में जो समस्या होने वाली है उस समस्या के निदान के लिए किस प्रकार से काम किया जाना उसको लेकर बैठक यहाँ पर होगी। 3 बजे से बैठक सचिवालय में होगी, जिसमें आप सभी विभागीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो संबंधित विभाग है, चाहे पेयजल के हो, चाहे सिंचाई के हो, या फिर इरिगेशन के हो, या फिर जल संस्थान के हो, वो सभी विभागों के उच्च अधिकारी यहाँ पर बैठक रहेंगे। सचिव की तरफ से बैठक यहाँ पर ली जाएगी और कोशिश की जाएगी कि कम से कम देहरादून में ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान यहाँ पर ना पहुंचे। लेकिन जिस तरीके की समस्या देहरादून पर निकट भविष्य में आने वाली है पानी की, उस पानी की समस्या का निदान होना भी जरूरी है। और यही वजह कि जो ये प्लान जो यहाँ पर बदल रहा था, जो कार्य योजना यहाँ पर बननी है, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगना है, उसके लिए पिछले 10 सालों से लगातार होमवर्क यहाँ पर चल रहा था। इस होमवर्क में आप ये कह सकते हैं कि देहरादून के 6 अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर सर्वे किया गया था, जहां पर उन सब चीज़ों को परखने का प्रयास यहाँ पर किया गया था कि कोशिश यहाँ पर हो सके और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर लगाया जा सके। इसके अलावा जो सोंग बांध देहरादून में बनना है, देहरादून से पहले जो सोंग बांध वहाँ पर बनना है, सोंग नदी पर जो बनना है, उसका पानी का यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ यही एक बांध बनाने का जो असल जो उद्देश्य है, जो परियोजना का जो असल उद्देश्य था वो यही था कि देहरादून में किस प्रकार से पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है, उसको लेकर ये बांध वहाँ पर बन रहा था। तो वो तभी यहाँ पर सक्सेस हो सकता है जब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से जो पानी का जो या पानी का जो यूटिलाइजेशन है वो सही दिशा में यहाँ पर जा सके, और ये कोशिश उसी की दिशा में यहाँ पर चल रही। तो कह सकते हैं कि कई साल की मेहनत यहाँ पर है और उस प्रोजेक्ट को अभी से एकदम से समाप्त भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी एक शुरुआत मात्र यहाँ पर है। और अगर शुरुआत में ही इन सब चीज़ों पर, विकल्पों पर यहाँ पर जोर दिया जाता है, विकल्पों पर काम किया जाता है, तो कम से कम देहरादून से एक बेहतर संदेश भी जाएगा पर्यावरण को बचाने की दिशा में। दूसरा जो पानी की समस्या है, उस पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो दूसरे विकल्प है उन पर भी काम किया जा सकता है। जी अबे, उत्तराखंड में 2 मुख्य समस्याएं हैं, और एक तो जंगलों की आग और दूसरा पानी। अब जंगलों की आग को हमने देखा कि किस तरीके से हजारों एकड़ जो पेड़ हैं वो कैसे जलकर खाक हो गए। दूसरा ये अब पानी की समस्या, अब पानी की समस्या का निवारण भी पेड़ काटकर ही होना है। अब 2000 पेड़ काटे जाएंगे। अब 7 एकड़ में 2000 पेड़ को काटना उत्तराखंड के लिए ये भी एक नुकसान है। तो क्या इसका एक ऑप्शनल अगर खोज लिया जाए तो क्या ये उत्तराखंड की पानी की समस्या को भी सुलझा सकता है, और दूसरा पेड़ों की कटाई भी नहीं होगी। और शायद यही वजह है कि वहां के लोग अब इसको लेकर के थोड़ा विरोध भी जता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस समय समझने की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देहरादून शहर जहाँ पर बसा है वहाँ पर जो भूमिगत जो जल आता है, वो भूमिगत जल देहरादून में जो पानी की जो सप्लाई हो रहा है उसका 80% भाग को पूरा करने का काम यहाँ पर कर रहा है। यानी 20% भाग ही ऐसा है जो दूसरे जल स्रोत या दूसरे जो माध्यमों से जो पानी यहाँ पर आता है, चाहे नहरों के माध्यम से या फिर दूसरे जल स्रोत जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनके माध्यम से जो पानी आता है वो सिर्फ मात्र 20% है। ऐसे में लगातार जब देहरादून पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा तो जो पानी का जो लेवल है, यानी जो भूमिगत जल का जो स्तर है वो लगातार और नीचे धंसता हुआ चला जा रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या है। आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये समस्या बढ़ और तो उसके निदान के लिए जरूरी है कि यहाँ पर इस तरीके का एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाया जाए, और जो पानी के जो स्रोत हैं, जो खासतौर पर जो नेचुरल जो वाटर है उसको किस प्रकार से देहरादून तक पहुँचाया जाए। उसके लिए जो सोंग बांध यहाँ पर बन रहा है उस सोंग बांध के जरिए ही वो पानी यहाँ पर पहुँचेगा और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से वो आम जनता तक पहुँचेगा। उसके लिए 2 प्लांट वहाँ पर बनने हैं और उसके लिए एक साथ 7 एकड़ जमीन की आवश्यकता इस समय विभाग को है। और ये जमीन की तलाश यहाँ पर हो पाई थी क्योंकि पूर्व में जो सर्वे किए गए थे, जो विभागीय जो टीमों के जो संयुक्त ज्वाइंट जो सर्वे वहाँ पर हुए थे वो। अभय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपका फिर रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जगदीश बावला जी पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, पानी की समस्या का निदान पाने के लिए, प्लांटेशन करने के लिए 2000 पेड़, शाल के पेड़ काटे जाएंगे। क्या इसका कुछ ऑप्शनल हो सकता है जिसकी वजह से इस समस्या का निवारण भी हो जाए और हमारे जो पेड़ हैं वो भी सुरक्षित रह सकें?
जगदीश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, जगदीश जी सुन नहीं पा रहे हैं, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभय बने हुए हैं। जी अभय, आप अपनी बात पूरी करिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, उसके लिए भी जो दूसरी जगह है जो चिन्हित करने के काम है, उन सब चीज़ों को चिन्हित करने का काम यहाँ पर विभाग की तरफ से किया जा सकता है। जो समाज सेवी जो लोग जिन जगहों का चयन बता रहे हैं, उन जगहों पर भी सर्वे करने की आवश्यकता है। और ये कहा जा सकता है कि सिर्फ एक मात्र खलंगा ही नहीं, खलंगा के अलावा भी जो दूसरे जो विकल्प हैं, उन विकल्पों पर भी सोचने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंगल देहरादून में बने हुए, कम से कम उन जंगलों को उजाड़ कर विकास के नाम पर इस तरीके से पर्यावरणीय क्या यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि किसी एक समस्या का निवारण पाने के लिए आप 2000 पेड़ों की आहुति दे देंगे? तो ये समझ सकते हैं कि सीधी सी बात है कि एक पेड़ को बड़ा होने में कितने सालों का समय यहाँ पर लगता है। जिन 2000 पेड़ों को यहाँ पर काटने का आदेश यहाँ पर जारी हुआ, उन 2000 पेड़ों में आप ये समझ सकते हैं कि लगातार कई सालों की मेहनत वहाँ पर लगी होगी, वर्षों की मेहनत वहाँ पर रही होगी, और तब जाकर ये जंगल वहाँ पर बन पाया होगा। लेकिन अब एक झटके में उन सभी पेड़ों को काटने की वजह से बड़ा नुकसान वहाँ पर हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक पेड़ का ही नुकसान नहीं होगा, दूसरा वहाँ पर जो निर्माण कार्यों के चलते जो आवाजाही वहाँ पर ज्यादा बढ़ेगी, उससे दो और बड़ा और पर्यावरणीय संतुलन। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो देहरादून में पानी का प्लांट बनाने के लिए 7 एकड़ भूमि पर जो 2000 साल के पेड़ हैं उनको काटा जाएगा। हालांकि अभी इसमें आज बैठक है और इस बैठक में इनके ऑप्शंस पर भी विचार किया जाएगा ताकि ये पेड़ भी सुरक्षित रहें, और इसके बाद जो भी और कोई ऑप्शन का रास्ता हो उसको निकाला जाए और पेड़ सुरक्षित रहें और किसी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में बैठक कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक की जा रही है। तो सीएम ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए, यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दे रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने सारे जो यात्राएं हैं, जो कार्यक्रम है, उनको स्थगित कर दिया है और चारधाम यात्रा को लेकर वो बैठक कर रहे हैं। सीएम ने सभी राजनीतिक कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए हैं। तो लगातार चारधाम यात्रा में जो समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर, उन व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर, राजनीतिक कार्यक्रम को साइड करके यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दे रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार चारधाम यात्रा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस चुनाव के समय में स्टार प्रचारक हैं, वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और इस बीच चारधाम यात्रा की समस्याओं को लेकर भी उनकी नजर लगातार चारधाम पर बनी हुई है। लेकिन जो समस्याएं चारधाम यात्रा में आ रही हैं, उनके लिए अब क्या कुछ आगे प्लानिंग हो सकती है, या मुख्यमंत्री किन किन चीजों पर बातचीत कर सकते हैं, या किन अहम चीजों पर मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस समय जो चारधाम यात्रा आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है, उस यात्रा को वापस पटरी पर लाने के लिए जो व्यवस्थाएं अभी तक बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे, उन सभी की समीक्षा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने यहाँ पर सचिवालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कई दिनों से लगातार जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी के लिए। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभिन्न कार्यक्रम थे। हरियाणा में उनका राजनीतिक कार्यक्रम था जहाँ पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। उसके बाद दिल्ली में उनके 3 बड़े कार्यक्रम वहाँ पर होने थे जो चुनावी जनसभाओं के कार्यक्रम थे, लेकिन उन सभी को स्थगित करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से कर दिया गया।
हरियाणा में चुनावी जनसभा करने के बाद सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून यहाँ पर पहुंचे। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो चारधाम यात्रा जो चल रही है उनकी जो व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को परखने का काम वो यहाँ पर कर रहे हैं। अधिकारियों की जो कैंपिंग करने के निर्देश पूर्व में दिए गए थे उन सभी को जानने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में जो अव्यवस्थाएं फैली है उसको किस प्रकार से दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे यात्रियों को, यहाँ पर आने वाले यात्रियों को उनकी यात्रा का सफल संदेश देने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य के लिए चारधाम यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा होती है, आर्थिकी से जुड़ी हुई यात्रा है और उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी यात्रा। सभी इस समय कह सकते हैं कि पूरे दुनिया की निगाहें इस चारधाम यात्रा पर टिकी हुई होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सनातन धर्म के लोग नहीं आते हैं बल्कि पूरे दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। जिन लोगों की धामों में आस्था वो लोग तो आते ही हैं, बाकी दूसरे ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के उस प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनका निहारने के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो ऐसे में उन सभी के मन में यात्रा को लेकर कोई दुष्प्रचार ना वहाँ पर हो पाए, जो उत्तराखंड का आतिथ्य जो सत्कार का जो भाव है वो विफल ना यहाँ पर हो पाए और हर यात्री की यात्रा सफल हो सके, उसके लिए सीधे तौर पर व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पूर्व में मुख्यमंत्री की तरफ से ये कह सकते हैं कि नोडल अधिकारियों के तौर पर सचिवों की तैनाती जनपदों में कर दी गई थी। उसके बाद यात्रा मजिस्ट्रेट के रूप में 3 और प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति वहां पर कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से भक्तों का तांता धामों में उमड़ा है, खासतौर पर यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम में उम्मीद से ज्यादा धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, उससे व्यवस्थाएं जो विफल हो रही है, जो पटरी से उतर रही है, उसको कैसे वापस पटरी पर लाया जा सकता है, कैसे धामों में यात्रियों के जो रोटेशन प्रणाली का जो सिस्टम होता है दर्शन करने के लिए उसको कैसे वहां पर फिट किया जा सकता है, उसको लेकर समीक्षा बैठक यहाँ पर हो रही है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद के जो जिलाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पुलिस कप्तान भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उसके माध्यम से एक संदेश देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि किस प्रकार से यात्रा को सुगम और सरल बनाया जा सकता है। जी ठीक है, अभय बहुत बहुत जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम को स्थगित करके और इसके बाद फिर वो लगातार बैठक कर रहे हैं, चारधाम यात्रा में होने वाली समस्याएं ना हो, यात्री सुचारू रूप से दर्शन कर सके, सुचारू रूप से यात्रा उनकी सफल हो, इसके लिए मुख्यमंत्री बैठक करके अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं।